नमस्ते दोस्तों। मैं मिस्टर सैम और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की कहानी आपको पुरानी दिल्ली की उन गलियों में ले जाएगी जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, हर वक्त रहता है। जहां एक ऐसी लाइब्रेरी छिपी है जिसे लोग भूल चुके हैं, लेकिन वो आज भी लोगों को याद रखती है। तो अगर आपका दिल मजबूत है, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां किताबें पढ़ी नहीं जाती, वे आपको पढ़ लेती हैं। पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में जहां सूरज की रोशनी भी कदम रखने से डरती थी, एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद थी जिसे समय ने भुला दिया था। उसका नाम था किताबे ममनुआ। लोग कहते थे वहां रखी किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि निगलने के लिए बनी हैं। उस रात समीर उसी जर्जर दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की चाबी थी जो उसने एक मरते हुए कबाड़ी से खरीदी थी। कबाड़ी ने चाबी देते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर हिम्मत है तभी खोलना। समीर दुर्लभ और रहस्यमयी किताबों का दीवाना था। डर उसके लिए सिर्फ एक एहसास था और रहस्य एक नशा। उसने कांपते हाथों से ताले में चाबी घुमाई। चर्र, दरवाजा खुला और भीतर से ऐसी बदबू निकली जैसे सदियों से बंद कोई कब्र पहली बार खुली हो। समीर ने टॉर्च जलाई और भीतर कदम रखा। अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी उसमें घुटने लगी। चारों ओर ऊंची ऊंची अलमारियां थीं जिन पर धूल जमी थी। ऐसा लगता था जैसे हर किताब किसी मृत आत्मा की तरह चुपचाप बैठी उसे घूर रही हो। हर कदम पर उसकी जूतों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन कुछ और भी था, जैसे कोई दूसरा कदम ठीक उसके पीछे चल रहा हो। समीर रुका, आवाज भी रुक गई। वो पलटा, कोई नहीं, सिर्फ हवा और उड़ती धूल। वो आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर एक मेज पर रखी किताब पर पड़ी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। तो बढ़ते हैं आगे। वो किताब बाकी किताबों से अलग थी। उसका कवर पीला, झुर्रियों से भरा और अजीब तरह से जीवित सा लग रहा था, जैसे किसी इंसान की खाल को मोड़कर किताब बना दिया गया हो। उस पर सिर्फ एक आकृति बनी थी, एक खुला हुआ मुंह, जैसे चीखते चीखते जम गया हो। समीर ने कांपते हाथों से उसे उठाया। किताब बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने पहला पन्ना पलटा और उसी पल लाइब्रेरी की हवा बदल गई। एक धीमी फुसफुसाहट उसके कान के पास गूंजी। क्या तुम सच में मुझे पढ़ना चाहते हो? समीर का दिल जोर से धड़का। उसने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं। उसने खुद को संभाला, ये मेरा भ्रम है। लेकिन तभी दूसरी आवाज आई, भ्रम नहीं, भूख हूं मैं। अब पन्नों पर लिखे शब्द हिलने लगे, स्याही बहने लगी, दीवारें कांपने लगी और समीर ने महसूस किया कि लाइब्रेरी गायब हो रही है। अचानक वो खुद को एक सड़ी हुई हवेली के बीच खड़ा पाया। दीवारों से काला तरल रिस रहा था। छत से रस्सियां झूल रही थीं। हवा में चीखें तैर रही थीं और सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले थे। चेहरा धुंध में छिपा था। सिर्फ दो लाल आंखें जल रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। समीर की आवाज कांपी। मैं बस किताब पढ़ रहा था। वो हंसी। उसकी हंसी में कब्रों की ठंडक थी। ये किताब नहीं, न्योता है। जो इसे खोलता है वो कहानी नहीं पढ़ता, कहानी बन जाता है। समीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन नीचे फर्श नहीं था। वहां सैकड़ों हाथ थे जो जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे।
उसने चीखते हुए भागना चाहा। परछाइयां दीवारों से उतर आईं। हर तरफ से फुसफुसाहटें, रुक जाओ, हमारे साथ रहो, हम भी कभी तुम्हारी तरह आए थे। समीर भागते भागते एक कमरे में घुसा। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना था। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन प्रतिबिंब उसका नहीं था। वहां वही औरत खड़ी थी, उसके पीछे। समीर पलटा, कोई नहीं। फिर आईने की सतह से काले हाथ निकले और उसकी गर्दन जकड़ ली। वो छटपटाने लगा। दीवारों पर लिखे शब्द खून की तरह बहने लगे। औरत उसके सामने आई। उसने समीर के माथे को छुआ। उस स्पर्श से समीर की चीख निकल गई। उसे लगा उसका शरीर टूट रहा है, गल रहा है, मिट रहा है। उसकी त्वचा कागज बनने लगी, हड्डियां अक्षरों में बदलने लगी, आंखें स्याही हो गईं, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरण टूटी खिड़की से भीतर आई, वहां कोई समीर नहीं था। मेज पर वही किताब खुली पड़ी थी। एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उस पर एक तस्वीर थी, एक युवक, डर से विकृत चेहरा, फैलती हुई आंखें। नीचे लिखा था, समीर, जिसने खामोशी को पढ़ने की जुर्रत की। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक और युवक वहां पहुंचा। नाम था राघव। उसने दरवाजा खोला और पुकारा, कोई है यहां? तभी अलमारियों के पीछे से हजारों आवाजें एक साथ गूंजी। हां, हम सब हैं। राघव के हाथ कांप गए, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो मेज तक पहुंचा और किताब खोल दी। पहले पन्ने पर समीर था। उसकी तस्वीर मुस्कुरा रही थी। फिर तस्वीर की आंखें हिली और किताब के भीतर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, यहां बहुत जगह है। काले हाथ निकले। राघव को खींच लिया गया। राघव ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों से चिपक गई। पन्नों के बीच से काले पतले हाथ निकले और राघव की गर्दन को जकड़ लिया। राघव छटपटाने लगा, लेकिन वे हाथ उसे किताब के छोटे से आकार के भीतर खींचने लगे। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज कड़क कड़क करके शांत लाइब्रेरी में गूंजी। उसका शरीर मुड़कर, छोटा होकर स्याही और कागज में तब्दील होने लगा। लाइब्रेरी एक बार फिर शांत हो गई। अलमारी पर रखी किताबें अब थोड़ी और भारी महसूस हो रही थीं। हवेली के साए अब और गहरे हो गए थे। ये वो कहानी थी जिसे किसी ने कभी सुना नहीं था, क्योंकि जो इसे सुनता वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाता। अंधेरे में वो रूह फिर से प्रकट हुई। उसने राघव के नए पन्ने को छुआ और धीरे से फुसफुसाया, कितना ताजा खून है, अगली बार कौन आएगा? सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा खौफनाक था। ऐसा सन्नाटा जो भूख से तड़प रहा था। लाइब्रेरी की दीवारें अब धीरे धीरे धड़कने लगी थीं, जैसे वे खुद एक विशाल जीवित प्राणी हो। किताबे ममनुआ सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो इस पूरी जगह का दिल थी। और उस दिल को धड़कने के लिए हर बार एक नई रूह की जरूरत थी। समीर और राघव अब उस किताब के पन्नों पर अंकित सिर्फ शब्द थे। उनकी चीखें अब स्याही के काले धब्बों के नीचे दबी हुई थीं। और बाहर दिल्ली की गलियों में जिंदगी बिना किसी एहसास के गुजर रही थी, ये जाने बिना कि उनके बीच एक ऐसा दरवाजा है जो सीधे नरक के सबसे ठंडे कोने में खुलता है। हवा का एक झोंका आया और किताब का पन्ना पलट गया। नया पन्ना कोरा था, सफेद और प्यासा। वो इंतजार कर रहा था, तुम्हारा। समीर की रूह, जो अब किताब के एक कोने में सिमटी हुई थी, देख सकती थी कि कैसे नई स्याही खुद ब खुद पन्ने पर उभर रही थी। ये स्याही नहीं थी, ये राघव का तरल मांस था
जो शब्दों का आकार ले रहा था। राघव, समीर की आवाज पन्ने की गहराई से आई। मुझे मुझे ठंड लग रही है। मेरी पहचान मिट रही है। मैं अब हाथ पैर महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ ये अक्षर महसूस हो रहे हैं। राघव खव की आवाज एक कमजोर गूंज की तरह थी। आदत हो जाएगी, समीर ने कहा। यहां समय नहीं होता, सिर्फ इंतजार होता है। उस अगले बेवकूफ का जो सोचेगा कि वो इतिहास खोज रहा है। अगर अब तक कहानी का माहौल आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी खतरनाक कहानियां लाने की ताकत देता है। समय बीता। अचानक लाइब्रेरी का भारी लकड़ी का दरवाजा फिर से चरमराया। इस बार एक युवा लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक कैमरा था और आंखों में रोमांच। वाह, क्या जगह है! उसने अपने कैमरे से फ्लैश चमकाया। किताब की सतह पर एक हल्की सी चमक आई। रूहें सतर्क हो गई थीं। परछाइयां दीवारों पर तेजी से रेंगने लगीं। क्या तुमने वो सुना? लड़की रुकी। उसने अपना कैमरा नीचे किया। सुना क्या प्रिय? तुमने तो अभी देखना शुरू भी नहीं किया है। समीर की आवाज हवा में एक ठंडी लहर की तरह तैरी। लड़की का नाम आयशा था। वो एक अर्बन एक्सप्लोरर थी। उसे डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचना पसंद था। वो मेज की ओर बढ़ी जहां वो भयानक किताब रखी थी। ये किताब, ये तो सोने की खान है। कितनी पुरानी लग रही है। आयशा ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने खाल जैसे कवर को छुआ, उसे एक बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। लेकिन उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। वो सम्मोहित हो चुकी थी। इसे खोलो आयशा, इसे पढ़ो। हजारों आवाजें एक साथ उसके दिमाग में गूंजी। आयशा ने किताब खोली। उसने समीर का पन्ना देखा, फिर राघव का, और फिर वो कोरा पन्ना। यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, उसने बुदबुदाया। तभी कोरे पन्ने से एक काला हाथ बाहर निकला और आयशा के चेहरे को कस कर पकड़ लिया। आयशा की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसकी आंखों के सामने वही भयानक हवेली प्रकट हुई। लेकिन इस बार रूह ने आयशा के साथ कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने आयशा के शरीर को धीरे धीरे हवा में उठाया। आयशा का शरीर कांप रहा था। वो महसूस कर सकती थी कि कोई अदृश्य चीज उसके साथ खेल रही है। ये वही सायों का राजा था जो अब अपनी अगली शिकार के साथ खेल खेल रहा था। आयशा की आंखें फटने को हो गईं जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर किसी ऐसी चीज से जकड़ा जा रहा है जिससे वो देख नहीं सकती थी। एक तीखा दर्द और उसके साथ ही एक अजीब सी बेहोशी उसे घेर लिया। उसके शरीर से पसीना और एक पारभासी तरल बहने लगा जो जमीन पर गिरकर उबलने लगा। तुम मेरी रानी बनोगी? वो आवाज उसके अंतरात्मा तक पहुंच गई। आयशा का शरीर उस अदृश्य दबाव के नीचे झुक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज क्रैक करके आई। लेकिन वो मरी नहीं। किताब उसे मरने नहीं देती थी। वो सिर्फ उसे अनंत पीड़ा और अपमान के चक्र में बांध देती थी। आयशा ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज के बजाय सिर्फ काला धुआं निकला। धीरे धीरे आयशा का अस्तित्व भी कम होने लगा। उसका कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। समीर और राघव ने देखा कि कैसे आयशा का पन्ना अब धीरे धीरे भर रहा था। वो अब कोरा नहीं था। उस पर एक सुंदर लेकिन भयानक आकृति उभर आई थी। एक लड़की जो अपनी ही चीख को निगल रही थी। लाइब्रेरी एक बार फिर शांत हो गई। पुरानी दिल्ली की उस गली में अब सन्नाटा था। बस कभी कभी जब हवा बहुत तेज होती तो उस बंद लाइब्रेरी के भीतर से पन्ने पलटने की आवाज आती थी। किताबे ममनुआ अब और भी मोटी हो गई थी। उसमें अब 3 नई कहानियां थीं। ऐसी कहानियां जिन्हें कोई कभी नहीं सुनेगा। ऐसी कहानियां जो सिर्फ महसूस की जा सकती थीं, अगर आप में उस पुराने ताले को खोलने की हिम्मत होती। रात के सन्नाटे में
वो किताब खुद को बंद कर लेती है। उसके कवर पर बनी वो आकृति जो मुंह खोलकर चीख रही थी, अब थोड़ी और चौड़ी हो गई है, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। अगले शिकार के इंतजार में। क्या तुम वो चाबी ढूंढोगे? क्या तुम उस सड़ी हुई गंध का पीछा करोगे? याद रखना, कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वे तुम्हें पढ़ लेती हैं। और जब वे तुम्हें पढ़ लेती हैं तो तुम्हारा हर राज, तुम्हारा हर डर और तुम्हारा पूरा वजूद बस एक स्याही का धब्बा बनकर रह जाता है। वहीं उस अंधेरी अलमारी के पीछे समीर, राघव और आयशा अब एक साथ फुसफुसाते हैं। उनकी आवाजें मिलकर एक ऐसी धुन बनाती हैं जो केवल पागलपन की कगार पर खड़े इंसान को सुनाई देती है। आ जाओ, पन्ना पलटो, खेल अभी बाकी है। और इसी के साथ लाइब्रेरी की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं, जिससे केवल वो पीला खाल जैसा कवर अंधेरे में चमकता रह गया। वो चमक किसी उम्मीद की नहीं थी, बल्कि उस भूख की थी जो कभी शांत नहीं होती। डरावनी जगहों का अपना एक व्यक्तित्व होता है। वे केवल पत्थर और लकड़ी से नहीं बनी होती, वे यादों, चीखों और उन रूहों से बनी होती हैं जिन्हें वे निगल लेती हैं। और ये लाइब्रेरी, ये उन सब का केंद्र थी। ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरता। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपको डराया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं नहीं डरता। और अगर सच में डर लगे तो भी लिखिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, अंधेरा कभी खाली नहीं होता।